अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बायोलॉजी 9th की बुक है इस टाइम। और आज जो चैप्टर जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आपका तकरीबन 10-12 नंबर का पेपर जो है वो आपका इस चैप्टर से बनता है। सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज़ आप करेंगे दैट इज़ आप जब आएँगे आपको बायोकैटालिस्ट की डेफिनेशन मिलेगी, यानी वो कैटालिस्ट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं जी बायोकैटालिस्ट। फिर आपको यहाँ से ना 2-3 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। एक डेफिनेशन है जी मेटाबॉलिज्म की, यहाँ पे लिखी हुई है जी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक। देन आपके पास 2 डेफिनेशन और होंगी, एक है एनाबॉलिज्म की और एक आपके पास कैटाबॉलिज्म की। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है दैट इज एनाबॉलिज्म, और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल कंपाउंड टूटता है दैट इज कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। देन आपके पास बायोकैटालिस्ट, अगेन ये आगे हम यहाँ पे बायोकैटालिस्ट पे आपने जस्ट आपको पता होगा वो कैटालिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्ट करेगा उसे कहेंगे बायोकैटालिस्ट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है सबस्ट्रेट की। एक्टिवेशन एनर्जी की आपने डेफिनेशन करनी है जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक आपके पास सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए आपने इनको एक एक पॉइंट जो है वो बना लेना है। जिस तरह ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं, 1, 2 एंड नंबर 3। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, सप्ली के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सेवरल वेज हैं, लेकिन 3 लिखे हुए हैं, तीनों पॉइंट्स आपने करने हैं, 3 नंबर आपके कंफर्म। 2 डेफिनेशंस आगे नेक्स्ट आती है जी। एक डेफिनेशन है इंट्रासेलुलर, वो एंजाइम जो किसी सेल के अंदर रह के काम करते हैं उनको कहते हैं इंट्रासेलुलर। वो एंजाइम जो सेल के बाहर आके काम करते हैं, सेल से बाहर आके काम करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ये है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दफ़ा पढ़ना है और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी। जिस तरह आपको एक्टिव साइट की डेफिनेशन मिलेगी, देन आपको को फैक्टर की डेफिनेशन मिलेगी। चले मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बहरहाल ये जितना भी टॉपिक यहाँ तक यूजेस ऑफ एंजाइम से पहले पहले ये टॉपिक आपने कंफर्म करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर 6 नंबर का। तो आपने इस क्वेश्चन को सही तरह रीडिंग करने के बाद आप अपने 4 से 5 पॉइंट्स हैं वो अपने कंफर्म करने हैं, जो कि आपने पेपर के अंदर मस्ट लिखने हैं। ये 2 डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोफैक्टर क्या होता है कि सम टाइम एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो चाहिए होता है अपनी हेल्प के लिए, तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। देन कम्स टू बोर्ड डेफिनेशन प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम। अगर कोई कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली अटैच है तो उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोई कोफैक्टर एंजाइम के साथ वीकली अटैच है देन उस कोफैक्टर को कहेंगे कोएंजाइम। आपने एक एक एग्जांपल भी दोनों की नोट करनी है, क्योंकि सम टाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में डिफरेंस आ जाता है, तो दोनों की डेफिनेशन प्लस वन वन एग्जांपल कंफर्म। यूजेस ऑफ एंजाइम्स बिल्कुल स्किप नहीं कराऊंगा, चारों यूजेस पढ़ने हैं और इसको अपनी तरफ से शार्ट कर लेना है। मैं इसको शार्ट नहीं करवाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं इसको आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। देन आता है जी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कम्स द टेम्परेचर। अब आपने यहाँ से लेके ये आपने टॉपिक इधर तक करना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम, तो वो यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ये टॉपिक अब आपका ये वाला क्लियर हो गया। देन आपने ये ग्राफ करना है। ग्राफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताएं इनमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है या ऑप्टिमम टेम्परेचर ढूंढें, ग्राफ बना होगा। ये सिंपल सा ग्राफ है, इसको समझना आता मुश्किल काम नहीं है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एंजाइम जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है, आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तमाम एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बिजी है और मजीद सबस्ट्रेट आप ऐड करते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रिएक्शन की स्पीड वही रहनी है। इस प्रोसेस को कहते हैं सैचुरेशन, जिसकी ये डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवा दी। ऊपर सिंपल लिखा हुआ है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी।
ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशन के हवाले से नोट आ सकता है आपके पास। देन कम्स द पीएच। पीएच के हवाले से भी छोटा सा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि हर एंजाइम अपनी एक खास पीएच पे अच्छा काम करता है। जिस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उसे जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था ना, उसी तरह ऑप्टिमम पीएच है। उससे आगे पीछे करेंगे तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में अच्छा काम करते हैं, जिस तरह ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि एसिडिक मीडियम में अच्छा काम करते हैं, जिस तरह जो एंजाइम स्टमक के अंदर है पेप्सिन वगैरह, वो अच्छा काम उस कंडीशन में करते हैं। तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होता है, जिस पे पीएच होती है जिस पे वो मैक्सिमम काम करता होता है। दैट पीएच इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। ये जनाब आपको बताया गया यहाँ पे। देन कम्स द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये आपने इक्वेशन याद करनी, फिर आपने अगले पेज पे चले जाना है और कुछ नहीं करना। अगले पेज पे जब आप जाते हैं, देन आपके पास दो जो है वो मॉडल्स हैं। मॉडल्स फुली मार्क करवा रहा हूँ और इन दोनों मॉडल में से एक मॉडल पेपर के अंदर आएगा। अब मैं क्या आपको स्किप कराऊंगा इसमें से, ये तो आप करें लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। कोई इशू, कोई मसला मसाइल आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, मैं आपको इसको मजीद शार्ट करवा दूंगा। देन ये टॉपिक है जी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। टॉपिक को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत कोई नहीं है, आपने जस्ट ये डायग्राम एक नज़र देख लेनी है। आज इनकी डायग्राम्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे एक एक ये चीज़ याद करनी है कि प्रोटीएज एंजाइम जो है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर। उसके बाद लाइपेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, लिपिड्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम है जी पेप्सिन। यहाँ आपने नहीं, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज होगा, और एक और एंजाइम होगा आपके पास एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, स्टार्च के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। बस ये तीन एंजाइम के नाम आपने याद करने हैं और इनकी एक्शन किसके ऊपर होंगे। इसको आपने यूं लिखना होगा, आप लिखेंगे प्रोटीएज और ये एक्ट करेगा जी प्रोटीन्स के ऊपर। यूं आप लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, लाइपेज लिपिड्स के ऊपर, और बस डन, चैप्टर क्लोज। चैप्टर के अंदर मजीद कोई इतनी खास चीज़ कोई नहीं थी, लेकिन मतलब मुश्किल चीज़ कोई नहीं थी, लेकिन ख़ास तो है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि 10-12 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट और फुली प्रिपेयर कर लेते हैं, और आसान भी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो फॉर यू। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। टिल देन टेक केयर।